बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है ना, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जेली लाइक सब्सटेंस that fills inside the cell। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल को अंदर से फिल करता है। मान लें ये हमारे पास सेल है और ये इसका जो अंदर होगा ना, इसको जो फिल करेगा ना, ये इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ये डॉट डॉट्स हैं, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल को इनसाइड फिल करता है। अब इसकी हम कॉम्पोजिशन देखते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे पास वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स, salts and other substances। साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ये इजी टर्म्स हैं, आपको समझ आ गया होगा कॉम्पोजिशन इसकी। अब इसके हम फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है ना साइटोप्लाज्म का, वो ये है कि ये ऑर्गेनेलिज को, जो हमने कहा है ना कि टिनी लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, वो उनको मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या करता है? मीडियम प्रोवाइड करता है। मीडियम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेलिज को, जिसके जरिए वो मूव कर सकती हैं एंड फंक्शन कर सकती हैं अपना। मीडियम क्या है? मीडियम आप कह लें दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ हाई होने वाली, यानी मेरी आवाज़ जैसे कैमरे तक जा रही है और फिर मोबाइल जिसके ज़रिए भी आप लाइक वीडियो देख रहे हैं, उससे और आपके कानों तक जो चीज़ आवाज़ जा रही है, उसके दरमियान जो चीज़ हाई है ना, वो है एयर। एयर के जरिए आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, और जो ये एयर है ना, इसको कहते हैं मीडियम, यानी दो चीज़ों के दरमियान चीज़ हाई होने वाली। अब जैसे मैंने ये कहा है कि ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास समझ लें एक ऑर्गेनेली है। अब इस ऑर्गेनेली ने अगर इधर जाना है तो इसके दरमियान ये जो एक रास्ता इसने तय करने ना, दरमियान में जो चीज़ आएगी वो है साइटोप्लाज्म। तो मीडियम बनता है ये भी, मतलब ऑर्गेनेली ने यहाँ से अगर यहाँ जाना है और इसके दरमियान जो आएगा ना, वो साइटोप्लाज्म आएगा। तो वो दरमियान में इसका आना मीडियम होता है, यानी मीडियम दो चीज़ों के दरमियान हाइल होने वाली चीज़, ये एक मीडियम बन जाता है ऑर्गेनेलिस के लिए, जिसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेती हैं और अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर लेती हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मीडियम बनता है, फिर उसके बाद ये उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट भी चीज़ें करता है। ट्रांसपोर्ट दी substances from one place to another, या फिर फ्रॉम वन ऑर्गेनेली टू अनदर, बात एक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई सब्सटेंस पहुंचाना है तो उसमें भी जो साइटोप्लाज्म है वो फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया। और हमारे पास जो तीसरा है, साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, या आप कह लें केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है मेटाबॉलिक रिएक्शन की, वो है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। मेटाबॉलिक रिएक्शन एक एग्जांपल दी है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस दो है, दो वर्ड पर है। लाइसिस कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। एंड ग्लाइको से ग्लूकोज है, यानी से क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमारी साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। ठीक हो गया।
अब लास्ट जो बात लिखी है वो ये कि है कि ये स्टोर करता है फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग रिएक्शन। जो वेस्ट चीज़ें बनती हैं वो भी उसको भी स्टोर करता है और फूड को भी स्टोर करता है। अब इसकी साइड पेज पे आपको ना साइटोसोल के बारे में बताया गया है, तो हम वो देखते हैं। यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म ले लेते हैं और यहाँ पे हम साइटोसोल ले लेते हैं। अब ना साइटोसोल में ना हमारे पास सिर्फ जो है ना वो लिक्विड आ जाता है, सिर्फ लिक्विड या आप कह लें फ्लूइड आ जाता है, और इसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं एंड एक हमारे पास ऑर्गेनेली है राइबोसोम, वो हो जाती है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। उसके साथ साथ साइटोस्केलेटन, ये हम आगे पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन क्या है, और इसके साथ साथ साइटोसोल। अब ना गौर करना है आपने, हम इसको दोबारा बनाते हैं। ये है हमारे पास सेल, ठीक है, और ये है इसके दरमियान में न्यूक्लियस। अब इस सेल में ये जो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा ना, जो पानी होगा या जेली लाइक सब्सटेंस होगा, वो है साइटोसोल, ठीक हो गया। लेकिन इस फ्लूइड के अंदर अंदर हमारे पास लाइक यहाँ पे ऑर्गेनेलीज भी होंगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनेली होगी, यहाँ पे ऑर्गेनेली होगी, ठीक है, वो ऑर्गेनेली, और कुछ यहाँ पे साइटोस्केलेटन्स भी पाए जाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सिर्फ जो फ्लूइड है वो है हमारे पास साइटोसोल, लेकिन जो फ्लूइड है ऑर्गेनेलीज जो स्टार के साथ बनाए हैं और ये जो लाइंस के साथ साइटोस्केलेटन बनाए हैं, ये पूरा साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक हो गया। साइटोसोल के पास सिर्फ एक ऑर्गेनेली होती है, वो होती है राइबोसोम। क्यों होती है? क्यों, मतलब आप कह लें कि साइटोसोल में ना वो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, और राइबोसोम जो है ना वो सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इस वजह से वो साइटोसोल में शामिल है। बाकी जो इतनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है ना, वो साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। मतलब आप दोबारा इस चीज को बैठा लें कि साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास जेली लाइक सब्सटेंस है या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है या वाटर लाइक सब्सटेंस है, तो वो जो वाटर है वो साइटोसोल है। लेकिन उस वाटर के अंदर अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज भी पाई जा रही हैं, साइटोस्केलेटन भी पाया जा रहा है, जो हमने आगे डिस्कस करनी है। वो पूरा कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म है, और सिर्फ जो वाटर है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं थोड़े बहुत, और एक ऑर्गेनेली जस्ट राइबोसोम, वो होती है साइटोसोल, ठीक हो गया। ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया साइटोप्लाज्म में एंड साइटोसोल में, इसको आपने बैठा लेना जहन में। और बस इतना ही डिस्कस किया गया साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हम न्यूक्लियस को डिस्कस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इंट्रो किया गया है, वो ये किया गया कि जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास, वो सेंटर में होता है। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, और जो मेच्योर प्लांट हमारे पास होते हैं उनका जो सेल है वो पुश टू साइड, उनका जो न्यूक्लियस है वो पुश टू साइड होता है, यानी सेंटर में नहीं होता, साइड पे होता है। क्यों होता है? ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। अब इसको डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। ये हमारे पास सेल है, एनिमल सेल है, सेंटर में यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, और ये हमारे पास प्लांट सेल है, और इसका न्यूक्लियस पुश टू साइड होता है, यानी यहाँ पे होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसके पास लार्ज वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल होने की वजह से वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से उसको साइड पे कर देता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस भी छोटा होता है और इसका जो वैक्यूल होता है वो भी छोटा होता है, तो इसीलिए वो इजीली सेंटर में आ जाता है, और यहाँ पे वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है, वो उसको साइड पे कर देता है। तो ये इसका इंट्रो किया गया। उसके बाद न्यूक्लियस का जितनी भी बातें नीचे लिखी गई हैं वो उसका स्ट्रक्चर लिखा गया है, तो स्ट्रक्चर की हम मेन हेडिंग दे लेते हैं, फिर उसकी सब हेडिंग्स देंगे।
स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले जो स्ट्रक्चर इसका डिस्कस किया गया है वो न्यूक्लियर इन्वेलॉप और न्यूक्लियर पोर्स दोनों को एक साथ किया गया है। न्यूक्लियर इन्वेलॉप और न्यूक्लियर पोर, पोर कह लें या पोर्स, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। द न्यूक्लियस बाउंडेड with double membrane is called nuclear envelope. फिर उसके बाद आपने ये लिखना है कि it act as semi permeable। सेमी परमिएबल क्या होता है वो मैं आपको भी समझाती हूँ। इट एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which contain small pores these small pores are known as nuclear envelope, nuclear pores, nuclear pores। ठीक हो गया। अब आपने गौर करना है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ब्लैक एक मेम्ब्रेन है, ब्लू दूसरी मेम्ब्रेन है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो बाउंडेड है या क्लोज है डबल मेम्ब्रेन के साथ। ब्लैक एक मेम्ब्रेन है, ब्लू दूसरी हमारे पास मेम्ब्रेन है। ये दोनों जो मिलाकर न्यूक्लियस को इनक्लोज कर रही हैं, बाउंड कर रही हैं। ठीक हो गया। इसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलॉप। अब जो न्यूक्लियर इन्वेलॉप होता है वो एक्ट करता है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी कहते हैं हाफ को, सेमी कहते हैं हाफ को, और परमिएबल का मैंने आपको मतलब बताया था सेल मेम्ब्रेन में, उसमें हमने लिखा था अलाउ टू पास थ्रू, अलाउ टू पास थ्रू। यानी जो न्यूक्लियर इन्वेलॉप है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इससे मतलब ये है कि वो अलाउ करता है चीज़ों को आने में और जाने में। मतलब ये चीज़ों को अंदर भी आने देगा, जाने भी देगा, लेकिन पीछे लिखा हुआ है सेमी, सेमी मतलब हाफ, कि कुछ चीज़ों को आने देगा और कुछ चीज़ों को जाने देगा। यानी न्यूक्लियस देखेगा कि कौन सा सब्सटेंस इसके लिए यूजफुल है तो उसको अंदर आने देगा, और कौन सा सब्सटेंस मेरे लिए वेस्ट है तो उसको मैं बाहर भेजूंगा। अब वो जो बाहर भेजेगा ना, वो इस पोर्स के जरिए भेजेगा। इन पोर्स को उन्होंने न्यूक्लियर पोर्स कहा है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ चीज़ों को या कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा। और जिन्होंने आना है और जिन्होंने जाना है वो स्मॉल पोर्स के जरिए जाएंगे, और उन स्मॉल पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अगर आपसे न्यूक्लियर इन्वेलॉप या न्यूक्लियर पोर की डेफिनेशन पूछी जाए, आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब इसके साथ हम फंक्शन लिख लेते हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन हम लिखेंगे, तभी हमें 2 नंबर मिलेंगे, वरना हमें 1.5 या 1 नंबर मिलेगा। तो इसका फंक्शन नीचे लिख लेते हैं। फंक्शन मैंने बता दिया आपको, इट अलाउज द मूवमेंट, it allows the movement of materials in and out of the nucleus। न्यूक्लियस से बाहर और मतलब बाहर जाना या अंदर आने वाली मटेरियल्स को या सब्सटेंसेस को ये अलाउ भी करता है। अब सेमी करता है, यानी हाफ को अलाउ करता है, सबको अलाउ नहीं करेगा इन दी न्यूक्लियस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलॉप और न्यूक्लियर पोर की डेफिनेशन है। अब बाकी जो इसके स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। हमारे पास सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल एक तरह का साइटोप्लाज्म है।
हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया है कि सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। थोड़ी बहुत मिलती जुलती यहाँ पे वही डेफिनेशन है कि जो जेली लाइक मटेरियल है इन न्यूक्लियस the jelly like material is called न्यूक्लियोप्लाज्म। बुक में सिर्फ इतनी बात है, आप थोड़ा इसमें एडिशन कर लें, वो ये है कि इट फिल्स दी स्पेसेस अराउंड the chromatin material and nucleolus। ठीक हो गया। हमारे पास न्यूक्लियस में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस के जो आसपास स्पेसेस होती हैं उसको फिल करता है। अब यही यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाई है, इसको हम थोड़ा जूम करके ना यहाँ पे देख लेते हैं। मान लें हमारे पास, ठीक है, या फिर हम इसको दूसरी तरह कर लेते हैं, हम इसको सर्कल में ही ले लेते हैं। हमने ये सर्कल में हमारे पास न्यूक्लियस है। जैसे आप मान लें क्या आपके पास कोई उसे क्या कहते हैं वाटरमेलन और उसको हाफ कर दिया, तो यूं समझ लें कि आपके पास न्यूक्लियस था, उसको आपने हाफ कर दिया। हाफ करके आपने क्या देखा कि उसके जो सेंटर है ना, यहाँ पर जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे एक इसके पास होता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे होता है इसके पास न्यूक्लियोलस। अब इसके ये जो आसपास स्पेसेस खाली है ना, इस स्पेसेस को कौन फिल कर रहा है? इन स्पेसेस को फिल कर रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक हो गया। ये जो स्पेसेस इन क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, इसके आसपास जो है, और ये जो न्यूक्लियोलस है इसके पास जो ये स्पेसेस हैं, इनको कौन फिल कर रहा है? इनको जेली लाइक एक मटेरियल फिल कर रहा है जिसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा है। ये हमारे पास डेफिनेशन है न्यूक्लियोप्लाज्म की। अब इसका फंक्शन आप देख लें, बुक में नहीं है लेकिन आप लिख लें, क्योंकि हर एक जो हमारे पास हेडिंग है ना उसकी सिर्फ एक लाइन में बात लिखी हुई है। एक लाइन हम लिख देंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में तो हमें नंबर नहीं मिलने, इस वजह से मैं आपको एडिशन करवा रही हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, स्किप करना है तो स्किप कर लें। इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द inner material of nucleus। इस बात को समझने के लिए ना मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप एक बाउल लें और इस बाउल में एक छोटी सी कोई बॉल डाल दें और उसको हिलाना शुरू कर दें बाउल को। जब आप बाउल को हिलाएंगे तो वो जो उसकी वॉल्स हैं, जो बाउल्स की जो वॉल्स हैं, वो उसको स्ट्राइक करेगा या हिट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा, आवाज आएगी। अगर उसी बाउल के अंदर आप पानी डाल दें और फिर आप उसको हिलाएं, उस छोटी बॉल को अंदर रखकर हिलाएं, तो वो इजीली उसकी बॉल तक नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो इतनी जोर से नहीं लगेगा कि जिससे आवाज आए। सेम केस इधर है कि हमारे पास ये है जेनेटिक मटेरियल और ये है न्यूक्लियोलस। इसके आसपास जेली लाइक मटेरियल है। जब ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे को मिलते नहीं, या एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, या स्ट्राइक नहीं करते, या हिट नहीं करते। अगर ये न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा तो ये हिट करेंगे, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। तो इस डैमेजिंग से बचाने के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमने कहा है कि ये हमारे पास है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम न्यूक्लियोलस की हेडिंग दे देते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई। बात एक ही है, सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। तो न्यूक्लियोलस की डेफिनेशन क्या है? इन न्यूक्लियस there is a small like there is small like bodies, there is a small like bodies that are present
in one or more quantity, in one or more quantity। ठीक हो गया। हेयर राइबोसोम, हेयर यानी यहां पर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, असेंबल्ड आप कह रहे फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ ना, ये है हमारे पास न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस को हम स्मॉल लाइक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियोलस को हम स्मॉल लाइक बॉडीज बोलते हैं और ये एक और दो या उससे भी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ पे बस दो चीजें फोकस करने वाली क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल लाइक बॉडी है जिसको हमने न्यूक्लियोलस कहा है, और उसकी तादाद कितनी हो सकती है, वन और मोर। ठीक हो गया, उसकी तादाद कितनी हो सकती है, एक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब एक हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, और ऑर्गेनेली क्या है, एक टिन लाइक स्ट्रक्चर इन दिस सेल। सेल के अंदर छोटे छोटे टिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ऑर्गेनेली कहते हैं। उनमें से एक ऑर्गेनेली होती है राइबोसोम, और इसकी जो फॉर्मेशन है या जो असेंबल है वो न्यूक्लियोलस में होती है। तो आप इसकी यहाँ पे अगर अलग से हेडिंग दे दें, यहाँ पे आप इसका लिख दें फंक्शन, यानी न्यूक्लियोलस की यहाँ तक आप डेफिनेशन कर दें और यहाँ पे आप इसका फंक्शन की हेडिंग दे दें। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम जो बनता है, जो ऑर्गेनेली बनती है राइबोसोम की, वो कहाँ बनती है, वो न्यूक्लियोलस में बनती है। तो बस इतनी सी बात बुक में न्यूक्लियोलस की लिखी गई है। उसके बाद आगे जेनेटिक मटेरियल को डिस्कस किया है वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। जो हमने अभी कहा है कि ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है और ये हमारे पास क्रोमेटिन है, जो मैंने यहाँ पे आपको रेड में शो किया हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम की जो डेफिनेशन है ना, यही लिखनी है जो मैं अभी लिखने वाली हूँ। तो वो क्या है हमारे पास डेफिनेशन, वो ये है कि द न्यूक्लियस contain the small fine thread like structure this structure is called chromatin. When the cell divide, it condenses into thick like structure this is called chromosome। ठीक हो गया। अभी आपको बताती हूँ, हमने कहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास एक होता है स्मॉल फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने क्रोमेटिन का नाम दिया। ठीक हो गया, मतलब आप धागा लें, ठीक है, धागे की जो नलकी होती है वो आप उसका सारा जो नलकी के ऊपर जो धागा लगा मैंने उसको खोल दें और उसको मतलब गुच्छा टाइप बना लें। वो जो गुच्छा बन जाएगा ना वो कहेंगे, हम उसको कहेंगे क्रोमेटिन। और फिर उसी क्रोमेटिन को या फिर उसी गुच्छे को आपने जो खराब किया उसको दोबारा वलेट कर सही करेंगे तो वो एक थिक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो उसको कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन जब क्रोमेटिन कब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, तब होता है जब सेल ने डिवाइड होना है, यानी 1 से 2 में जाना है, 2 से 3 में जाना है, तब जाना होगा ना, जब डिवाइड करना होगा यानी खुद को। तो तब क्रोमेटिन जो है वो खुद को एक थिक स्ट्रक्चर में ले जाएगा, एक थिक स्ट्रक्चर में ले जाएगा और उस थिक स्ट्रक्चर को हमने क्रोमोसोम कहा है। जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा या खुद को डिवाइड नहीं करना चाहता, तब तक वो खुद को क्रोमेटिन में रखेगा। क्रोमेटिन से क्या मुराद है, धागे नुमा की शक्ल होती है जिसको हमने इंग्लिश में कहा है फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। इसकी आप कॉम्पोजिशन देख लें कि ये मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन की हेडिंग दे लेते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है कि इट contains या it contains deoxyribonucleic
राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीएनए कहते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक हो गया। कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ये है कि ये बना हुआ है डीएनए से, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए क्या है वो हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास डीएनए है, डीएनए की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए कंटेन्स genes which control all activities of the cell. It also responsible for the transmission of characteristics from one generation to next generation. That's why it is called hereditary material. डीएनए क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है जीन्स, और उनका काम क्या है? कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करते हैं मैं आपको समझाती हूँ। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन को हमने सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा है, यानी कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा। अब किन चीज़ों को अलाउ करना है और किन चीज़ों को अलाउ नहीं करना वो कौन बताएगा? वो हमें डीएनए बताएगा। सेम केस इधर हमने न्यूक्लियर पोर पढ़ा है और न्यूक्लियर इन्वेलप पढ़ा है। इसमें भी हमने यही कहा है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के मतलब क्या करना है, कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन से सब्सटेंस जाने चाहिए, कौन से वेस्ट हमारे लिए शायद मतलब मुफीद हो तो हम उन्हें रखें या ना रखें, वो सारा काम जो है वो डीएनए परफॉर्म करता है। एक और आप मिसाल ले लें, हमने अभी ये कहा है ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पे मैंने ग्रीन में ये छोटा सा डॉट शो कर किया है, इसको कहा है न्यूक्लियोलस। इसके पास होता है राइबोसोम। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होनी है, कितनी मिकदार में करनी है और कब करनी है, वो कौन बता रहा होता है? वो डीएनए बता रहा होता है। तो डीएनए क्या कंटेन करता है? जीन्स, और ये कंट्रोल कर रहा होता है ऑल एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटीज की सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है। अब ये नहीं सोचना कि ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जा रहा है तो ये सिर्फ न्यूक्लियस की एक्टिविटीज को देखेगा, नहीं, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको देखेगा। ठीक है, उसके बाद आगे ये लिखा गया है इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन यानी ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स खूबी खामियां फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से आगे जो दूसरी जनरेशन आनी है उसके अंदर जो खूबियां खामियां हैं उसका भी ये एक रिस्पॉन्सिबल है। या फिर आप यूँ कह लें कि डीएनए के अंदर ही या फिर जीन्स के अंदर ही आने वाले जो जनरेशन होती है उसकी जो खूबियां हैं खामियां हैं उसमें पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? डीएनए और जीन्स के अंदर खूबी खामियां पाई जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन की। इसी वजह से हम इसको हेरिडेटरी मटेरियल कहते हैं। हेरिडेटरी क्या होता है? विरासत, यानी हमें विरासत में ये खूबी खामियां मिल रही होती हैं। तो ये हमारे पास डीएनए की डेफिनेशन लिखी गई है। अब लास्ट पे और स्टार्ट पे लिखा गया है कि इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट एंड इन प्रोकैरियोटिक द न्यूक्लियस इज नॉट प्रोमिनेंट। अब इसको मैं आपको डिफाइन करूंगी। यहाँ हम लिख लेते हैं इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट है हमारे पास।
और इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस हमारे पास प्रोमिनेंट नहीं होता, न्यूक्लियस इज नॉट प्रोमिनेंट। इसको आपने अब समझना है, हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहने की ना दो शर्तें हैं, वो ये है कि उसके अंदर डीएनए होना चाहिए और वो इनक्लोज होना चाहिए न्यूक्लियर इन्वेलॉप में। अब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके पास यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज होता है न्यूक्लियर इन्वेलॉप में, तो हम इसको न्यूक्लियस कह देते हैं। बट इन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि हमारे पास ये साइटोप्लाज्म, ये मतलब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो ये इनक्लोज नहीं है। सेल, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, और ये है हमारे पास इसकी इन्वेलॉप, यानी ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये न्यूक्लियर इन्वेलॉप में इनक्लोज है, लेकिन ये जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक में ये इनक्लोज नहीं है, यानी इसके पास न्यूक्लियर इन्वेलॉप नहीं है। अगर इसके पास न्यूक्लियर इन्वेलॉप नहीं है तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अगर आप गूगल वगैरह पे लिखेंगे ना कि इन प्रोकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, वो कहेंगे नहीं, लेकिन ये बताएंगे आपको कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन क्योंकि वो न्यूक्लियर इन्वेलॉप में इनक्लोज नहीं होता है तो इस वजह से हम इसको न्यूक्लियस नहीं कहते। दैट्स वाई हम यूकैरियोटिक में कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट है, और प्रोकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियस वो प्रोमिनेंट नहीं है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है, और ऊपर से अभी हमने पढ़ा है कि यूकैरियोटिक, जो हमने क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में पढ़ा है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनका जो डीएनए है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ डीएनए से बना हुआ है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं पाई जाती। साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि डीएनए ओनली, प्रेजेंट डीएनए ओनली। तो आपने याद रखना है कि दो मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस का पूछा जाए तो आपने पहली पॉइंट लिखना है कि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, इधर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता। जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स पाया जाता है उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है, प्रोटीन उसके पास नहीं होती। ये वाली जो बात है ये स्टार्टिंग में थी और ये एंडिंग, मैंने ये एंड पे बताई है ताकि दोनों को मर्ज करके साथ समझा सकूं। तो ये हमारे पास लेक्चर था और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।